आज आपको आमंत्रित किया योगाहार मंच पर, तो मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आज की योग सत्र रहा। फिर से आप भी बुलाएंगे और भी आप हमें सिखाइएगा। आज हमने नई ऊर्जा के साथ योग किया, तो मैं आप दोनों का अभिनंदन धन्यवाद करते हुए मैं अगले सत्र की तरफ चलते हैं। और जो हमारा दूसरा सत्र है, आदरणीय हमारे साथ डॉक्टर जूही बहन जी जुड़ी है, तो मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय बहन कुसुम दीदी से कि वो उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करें। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। जूही मैडम, आप अपना नमस्कार वीडियो ऑन कर लें। जी, नमस्कार। सबको प्रणाम। ओम। आज का बौद्धिक सत्र आरंभ करते हैं। आज के हमारे योगाहार कार्यक्रम के बौद्धिक सत्र की मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर जूही गुप्ता। डॉक्टर जूही गुप्ता मैडम भोपाल मध्य प्रदेश के शासकीय होम्योपैथिक विद्यालय एवं चिकित्सालय गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल में प्रोफेसर एवं चिकित्सक के रूप में पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त आरोग्य भारती संगठन में मध्य भारत प्रांत की महिला कार्य प्रमुख एवं विद्यालय प्रबोधन कार्यक्रम की राष्ट्रीय टोली सदस्य के रूप में सामाजिक कार्य कर रही हैं। वर्तमान समय की प्रकृति माता की नाराजी अर्थात चारों ओर बढ़ते तापमान के प्रकोप से जन सामान्य परेशान और पीड़ित है, विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रभावित है। 3 वर्ष पहले आई महामारी कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स भी नए नए रूपों में सामने आ रहे हैं। इन अवस्थाओं में योग के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार से तथा किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई है और आगे हो सकती है और इन रोगों से बचाव भी कर सकती है, इसी विषय पर डॉक्टर जूही मैडम का प्रबोधन आज रहेगा। मैं समस्त योगाहार परिवार की तरफ से जूही मैडम आपका मैं स्वागत करती हूँ। आप आइए, आपका अभिनंदन और आप अपना प्रबोधन आरंभ करिए। धन्यवाद। नमस्ते। आपके इस मंच पे अभी कुछ समय योग होते देखा, बड़ी अच्छी सुखद अनुभूति हुई। तो आप लोग सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं कि इस प्रकार प्रतिदिन सामूहिक रूप से आप एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं और जुड़ते भी हैं और एक तरह की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बना के रखते हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मुझे आज जिस विषय पे प्रबोधन के लिए कहा गया है उसमें 2 भाग हैं। उसका पहला भाग है कि जो महामारी कोविड-19 के नाम से पूरे विश्व में आई, उसको हमने क्या समझा। क्या वो एक हादसा था, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं, या कोई ट्रेन का हादसा हो जाता है, क्या ये ऐसा एक हादसा था, या कि ये धीरे धीरे मानव द्वारा प्रकृति से किए जाने वाली छेड़छाड़ और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने का एक श्राप हमें मिला था। तो ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम उस महामारी से उबर गए हैं। तो जो चीज हमारे लिए जानना आवश्यक है वो ये है कि हम इस पूरी पृथ्वी पे एक मुट्ठी रेत के बराबर हैं, और यदि हम इतनी क्रिया करते हैं कि हम इतनी कम मात्रा में होकर भी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर विचरने का अधिकार नहीं है, बल्कि हम अन्य जीवों के लिए भी कठिनाई पैदा कर रहे हैं। हमने सबने देखा कि एक चाइनीज लैब में कोई कीटाणु बना, वो फिर एक जगह से दूसरी जगह विश्व भर में फैला और पूरे विश्व में लोग प्रभावित हुए। रोग के लक्षणों से अधिक भय और असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी तरह की असामान्य परिस्थितियों का निर्माण करती चली गई, और मनुष्य अपने निम्न से निम्न स्तर पे, मतलब न्यूनतम स्तर पे भी पहुंच गया, जिसमें हमारी भावनात्मक हनन हुआ, जिसमें हमारा धन के अर्जन को लेकर पाप हुआ, जिसमें सुविधाओं के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन, दोहन हुआ और बहुत कुछ हुआ। लेकिन क्या हम इस सब के बाद कुछ सीख सकते हैं, या कि क्या हम जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग विश्व को एक ऐसा संदेश दे सकते हैं
कि हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी से है, इस पृथ्वी का अस्तित्व हमसे नहीं है, और ये छेड़छाड़ की प्रकृति हमें छोड़नी ही होगी। जैसे अभी सुबह उठ के आप योग कर रहे हैं, ये आप इस पृथ्वी पर स्वयं को जीवन जीने योग्य बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। इस बात का ध्यान हमें रखना जरूरी है कि हम सबको एक ऐसा संतुलित जीवन जीना है जिससे हमारे साथ साथ हमारे आसपास, जिसको कि हम अपना पूरा ब्रह्मांड समझते हैं, उसका संतुलन डिस्टर्ब ना हो। अब बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। भोजन में जो परिवर्तन आता है, जो वायु मंडल में परिवर्तन आ रहा है, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। पर क्या चीजें हमारे हाथ में है, इस पे हम फोकस करें। चिकित्सा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, और हथियार हम रोज इस्तेमाल नहीं करते। जब बाकी सभी माध्यमों के उपयोग से लाभ होना बंद हो जाए और परिस्थितियां इतनी सीमित हो जाएं कि अब हमें रासायनिक दवाओं का उपयोग करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम किसी खतरे में पहुंच जाएंगे, उस तक हमें अपने आप को संतुलित जीवन और अच्छी आदतों के साथ ही सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े और दवाएं लेनी पड़े, तो हमें दवाएं बहुत ही सामान्य और प्रकृति के साथ चलने वाली दवाओं का उपयोग करना चाहिए। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों के समान हम दवा बनाने का माध्यम तो वही रखते हैं, परंतु दवा बनाने की प्रक्रिया बहुत बदल देते हैं। उसमें दवा का इतना कम अंश होता है और उसमें दवा में इस प्रकार से ऊर्जा संचारित की जाती है कि वो हमारे शरीर को रोग प्रतिकारक क्षमता के निर्माण में मदद करती है और उस विकट परिस्थिति को स्वयं लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करती है। तो सबसे पहले तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सामान्यतः हमारे लिए बहुत सरल होता है कि एक गोली लो और काम पे चलो, क्योंकि हमारे जीवन में काम का महत्व बहुत बढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस महत्व के बढ़ते हमारा असंतुलन स्वयं का और हमारे वातावरण का सब कुछ स्थापित हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं ऐसी असामान्य स्थिति वर्ष में कुछ बार आती है, तो हम कुछ बार कर सकते हैं। कोई एग्जाम है, कहीं ट्रैवल है, कोई इमरजेंसी है। लेकिन सामान्यतः अपने शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए, सामान्यतः अपने शरीर को रिएक्टिव, मतलब किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ चलने के योग्य बनाए रखने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को रासायनिक उत्पादों से और विशेषकर दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक उत्पादों से दूर रखें। अब कोविड में मैंने बहुत काम किया। भोपाल का एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ के 300 मरीजों पे हमने काम किया, व्यवस्थित रूप से काम किया। हमने उनको अपनी चिकित्सा पद्धति से दवाएं दी, और आधे मरीजों को अपनी चिकित्सा पद्धति से दवाएं दी, आधों को नहीं दी। और ये पाया कि जहाँ पर होम्योपैथी की दवा दी गई, वहाँ पर जो व्यक्ति 12 दिन में, 11 से 12 दिन में अस्पताल से ठीक होकर घर जाता था, वो व्यक्ति 7 से 8 दिन में अस्पताल से ठीक होकर घर जाने लगा, और जो रिमेनिंग रेमनांट सिम्टम्स थे, जो बचे हुए लक्षण थे, वो भी बहुत कम हो गए। जो उसका सेंस ऑफ वेलबींग था, यानी अच्छा महसूस करने की क्षमता थी, वो भी बढ़ी। और साथ में भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, इन सब की क्षमताएं भी बढ़ी। तो बहुत सरल सी बात है, एक वैश्विक आपदा थी, मानव के द्वारा जनित एक परिस्थिति थी, क्योंकि पूरा विश्व एक बाजार से कंट्रोल होता है, इसलिए बाजार तुरंत उसके मैनेजमेंट में कूद जाता है। ये सामान्य बातें हैं, परंतु हम क्या कर रहे थे और हमने स्वयं के साथ क्या किया, ये हमारे जीवन का रिफ्लेक्शन है। ये आज हमें दिखाई देता है इतने वर्षों बाद। ओपीडी प्रैक्टिस में अभी रोज ऐसे मरीज आते हैं जो बताते हैं कि हमें कोविड हुआ था, उसके बाद हमारे लंग में फाइब्रोसिस हुआ, उसके बाद मेरे लंग्स के एरिया में, रिब्स के एरिया में चुभन बनी रहती है, मुंह में खुश्की रहती है, पित्त बहुत बनता है, सामान्य भोजन पच नहीं रहा, मसल्स की, मांसपेशियों की क्रिया ऐसा लगता है मध्यम हो गई है, कुछ करने की बहुत इच्छा नहीं होती, आलस सुस्ती सी बनी रहती है, मन नहीं लगता। किसी के घर में यदि कोई हादसा हो गया, किसी व्यक्ति का दुखांत हो गया, तो निश्चित रूप से और भी अन्य समस्याएं होती हैं। वजन बहुत बढ़ा है लोगों का कोविड के दौरान, क्योंकि क्रिया नहीं की, घर पे बैठे रहे, घर बंद किया। तो बड़ी अलग अलग तरह की परिस्थितियां जनित हुई। या हम ये भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति ने इस कोविड को, इस वैश्विक महामारी को एक अलग स्वरूप में लिया।
मैं कोविड के बारे में अपनी बात को संक्षिप्त में बंद करते हुए यही कहूंगी कि पूरे विश्व ने एक आपदा झेली, पूरे विश्व ने बहुत बड़ा संकट झेला, लेकिन हमको वो बहुत सारी बातें सिखा के गए। एक तो निश्चित रूप से हमारी जीवनचर्या, हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं सभी दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपके घर के बच्चों को डांट के, प्यार से, सजा देके, जैसे भी आप मना सकें, लेकिन अच्छी जीवन शैली की तरफ भेजिए, क्योंकि ये पीढ़ी कहाँ जाएगी इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। इनकी मांसपेशियों में बल ही नहीं है, गठन ही नहीं है इनकी मांसपेशियों का, इनकी मसल्स में एक्टिविटी ही नहीं है, लेथार्जी है अभी से, जो बहुत पीड़ादायक है। बहुत कम उम्र में ये लोग चलने फिरने से और अन्य क्रियाओं से सीमित हो जाएंगे। तो आहार हमारी दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आहार हमें कैसे बनाना चाहिए, प्रतिदिन ताजा बनाना चाहिए, क्या चीजें हम बना के रख सकते हैं, किन चीजों पे हमारा फोकस होना चाहिए। 10 चीजें बनानी है क्या, कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक चीज बनाइए, उसमें सब डाल लीजिए, लेकिन आप लॉजिक ओरिएंटेड ब्रेन से काम कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भोजन मैं बना रही हूं या बना रहा हूं, वो भोजन पोषण पूरा प्रदान कर रहा है कि नहीं, बच्चों के लिए स्वादिष्ट और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ वो सुपाच्य है कि नहीं, मौसम के अनुरूप है कि नहीं, और व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप है कि नहीं। ये सारा ज्ञान हमारी चिकित्सा पद्धति में आपको मिल जाएगा। आप जहां भी रहते हैं, आप हमारे योग्य चिकित्सकों से संपर्क करें। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि व्यक्ति को पहले मन से पढ़ो, उसका मानस पढ़ो। होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स आर द प्राइम सिम्टम्स ऑफ डिटर्मिनिंग द पेशेंट्स ट्रीटमेंट। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि इतना सारा पूछा, जबकि मुझे तो थोड़ा सा ही तकलीफ थी। वो छोटी सी तकलीफ जिसे हम आमतौर पे सरदर्द कहते हैं, उसको पैदा करने के कम से कम 1000 कारण हो सकते हैं। और यदि हमने उस व्यक्ति के मन को नहीं पढ़ा, उसकी मेंटल पिक्चर को नहीं ड्रॉ किया, तो हम उस कारण तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और जब तक लीकेज का, आपके घर में पानी का रिसाव यदि हो, आप कितनी भी वाटर प्रूफिंग करा लें, आप कितनी भी कोटिंग करा लें, आप दुनिया का सबसे महंगा टाइल लगा लीजिए, यदि स्रोत बंद नहीं हुआ तो आपकी जल की समस्या कभी लीकेज की खत्म नहीं होगी। बिल्कुल हमारी हेल्थ का भी यही हाल है। यदि स्वास्थ्य को असंतुलित करने का कारण खत्म नहीं हुआ, तो कभी भी वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। और वो कारण खत्म करने के लिए जो आयुष चिकित्सा पद्धति है, जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, वो आपको पर्याप्त मौका देती है कि आइए सहजता से हमारे साथ जुड़िए। धीरे धीरे आपके शरीर को हम पहचानेंगे, आपको जो आवश्यक बदलाव है, आवश्यक ध्यान रखना है, वो हम आपको देंगे। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी की जरूरत है, चीजें अलार्मिंग है, खतरे के लेवल पे है, तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। तो कोविड की महामारी से टेक होम मैसेजेस 5-7 मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें स्वयं के जीवन को नियंत्रित करना होगा। हमारे जीवन का नियंत्रण, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होगा। और अपने सही रिमोट कंट्रोल असेसमेंट और उसके उपयोग के लिए हमें अपनी दिनचर्या, अपना आहार, अपना व्यवहार, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर तरह का संतुलन हमें रखना होगा। जहां तक हो सके अपने जीवन को सरल रखिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं, दुनिया भर के सप्लीमेंटेशंस ले रहे हैं, नहीं, सिंपल रखिए, सरल रखिए। एक आहार बनाइए, उसमें पर्याप्त पोषण डालिए, उससे बनाने वाले के लिए भी सरलता है, उससे खाने वाले के लिए भी सरलता है, उससे शरीर के लिए भी सरलता है। और यदि हम देखें तो ऊर्जा कम खर्च होगी, हम प्रकृति को बहुत सहयोग देंगे। तो कोविड हम सबको ये सिखाता है कि विश्व में तो ये असंतुलन चलते रहेंगे, लेकिन सरवाइव कौन करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और फिट कैसे बनना है, स्वयं को संतुलित रखिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखिए, एक अच्छा मानवीय समझ अपने अंदर पैदा कीजिए, जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी अपने मन में जगह रखिए। किसी प्रकार की नेगेटिविटी, हनन, किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हमें नहीं करना है, किसी के मानस का डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, किसी को किसी भी प्रकार से शारीरिक या कोई और क्षति नहीं पहुंचानी है। रोगी को ऐसा कोई उपचार नहीं देना है जिससे उसके हेल्दी सेल्स, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी अफेक्ट हो, बल्कि ऐसा उपचार देना है जिसमें शना शना, एक एक कदम करके वो स्वयं को हील करता चला जाए। इसलिए हीलिंग वर्ड जो है वो हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। और ये जो आप लोग 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे थे, ये भी हीलिंग ही है। और इसके बहुत तरीके हैं।
कोविड ने हमें सिखाया कि समाज का सबसे छोटा व्यक्ति भी पूरे विश्व के राष्ट्र के निर्माण में कितना बड़ा अहम भूमिका निभाता है। पूरा विश्व किस प्रकार से श्रम देने वाले लोगों के आधार पर जीवित रहता है। यदि विश्व में आपदा आती भी है तो कौन सरवाइव कर जाते हैं? जो निरंतर शोध कर रहे हैं, जो निरंतर श्रम में लगे हुए हैं। ऐसे भी बहुत से देश थे जिसमें लोग अपने कमरे बंद करके बैठ गए, उनके पास धन था, वो दूसरों से सब खरीदते चले गए, उनको पता था कि वो खरीद सकते हैं, लेकिन वो उतने फोकस नहीं हुए, वो उतने डेवलप नहीं हुए। कोविड के बाद कितने राष्ट्र विकसित हुए हैं और आगे बढ़े हैं। ये सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि इस कठिनाई ने उन व्यक्तियों को और उन राष्ट्र का निर्माण किया है। यदि हम भारत को और अग्रणी बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा भारतीय जीवन का आधार है, और उसके बाद जीवन को सरलता के साथ जीना और होम्योपैथी जैसी सरल चिकित्सा पद्धतियों पर विश्वास, उनका उपयोग, उनका सही प्रकार से ज्ञान अर्जन करना बहुत आवश्यक है। अपने परिवार में उसका उपयोग करना, हर छोटी छोटी सी चीज के लिए अपने शरीर में रासायनिक तूफान लाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों को तो शरीर स्वयं ही संभाल लेता है। हाँ, यदि शरीर संभाल ना पाए तो फिर आपको धीरे धीरे उसके लिए विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। मुझे एक और विषय कहा गया है बात करने के लिए, और वो विषय है इस समय की भीषण गर्मी, और इस भीषण गर्मी में किस प्रकार हम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को से इसको समझते हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको बताती हूँ, यदि मैं भोपाल में रहती हूँ और भोपाल में मेरा जन्म हुआ है और आज भी मैं भोपाल में ही रहती हूँ, तो पिछले लगभग 45 वर्षों में मैंने स्वयं ने इतना उतार चढ़ाव देखा है भोपाल के मौसम में, क्योंकि भोपाल एक आम कम बसा हुआ शहर था और आज एक कंक्रीट की बस्ती बन गया है। लोगों का मूवमेंट हुआ है, छोटी जगहों से लोग बड़े शहरों में आते हैं। तापमान की स्थिति यह है कि कल तक खाल जल रही थी, तो मौसम में तो यह परिवर्तन मनुष्य के कृत्यों से आएंगे ही। अब करना क्या है, बचना कैसे है, सामान्य कैसे रहना, यह आवश्यक है। तो सबसे पहला जो समझ हमें पैदा करनी है वो समझ है मौसम के परिवर्तन के साथ जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना है। मतलब होली और दिवाली, भारत में मुख्यतः 3 ही मौसम होते हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। वैसे छोटे छोटे स्वरूप में आते हैं मौसम, लेकिन लार्जली हमारे पास 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। तो जब सर्दी से गर्मी आती है तब होली होती है, जब गर्मी से बारिश आती है उस समय कोई विशेष त्योहार तो नहीं होता, लेकिन दूसरा परिवर्तन उस समय होता है, और जब बारिश खत्म होके ठंड शुरू होती है तब दीपावली होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 बड़े त्योहार हैं, और यदि हम प्राचीन प्रसंग देखें इन त्योहारों को मनाने का, इन पे खाए जाने वाले भोजन का, इसके ऋतु परिवर्तन का, हमारे यहाँ फसल काटने वाले त्योहार होते हैं, इन सबको यदि हम समझें तो हमें कुछ बातें विशेष समझ में आएंगी। पहली बात उसमें यह है कि जब जब मौसम का परिवर्तन होता है तो अपने आहार को बदलिए। जैसे जब गर्मी की ऋतु शुरू होती है, गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो गेहूं का उपयोग सप्ताह में 3 से 4 दिन कर दीजिए, अधिकाधिक। गेहूं का उपयोग पिसे हुए की जगह कुटे हुए स्वरूप में करने से आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि कुटा अनाज अधिक पानी मांगता है, फाइबर उसमें होता है, और अधिक पानी मांगता है तो शरीर में हाइड्रेशन होता है, अर्थात शरीर को भी पानी मिलता है, और पाचन क्रिया, क्योंकि बाहर गर्मी है तो ये जो अग्नि है इसमें पाचन क्रिया जो है वो परिवर्तित होती है। तो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर की बहुत ऊर्जा बाहर जाती है, तो हमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी देने वाला अनाज चाहिए होता है, या थोड़ा थोड़ा एनर्जी देने वाला आहार चाहिए होता है, जो कुटा आहार होता है। और मिलेट्स जिन्हें हम कहते हैं वो इसके लिए श्रेष्ठ भोजन है, क्योंकि सूखी छाल वाले मिलेट्स होते हैं, बहुत पानी मांगते हैं, खराब होते नहीं, सड़ते नहीं हैं। परंतु क्या हम सारे मिलेट्स खा सकते हैं इस मौसम में? और परंतु क्या सभी सारे मिलेट्स खा सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। मैं आपसे कहूंगी अपने चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ से पूछिएगा। जैसे खासतौर पे गठिया में हम बहुत ज्यादा मिलेट्स नहीं देते। तो हम इस मौसम में जौ और ज्वार पे केंद्रित रहें। जौ का दलिया, ज्वार का दलिया, उसको मठे में बना के ले सकते हैं, उसको दलिए की तरह बनाकर कुकर में आप खा सकते हैं।
उसको गला के छोड़ के और कढ़ाई में भून के सब्जियों के साथ आप खा सकते हैं। जौ की रोटी आप खा सकते हैं, ज्वार की रोटी आप खा सकते हैं। और राजस्थान में राबड़ी और ग्वालियर तरफ महेरी बोलते हैं, जो मठी छाछ में पका के इनको बनाया जाता है। ये प्रयोग करने से बिल्कुल भी लू नहीं लगती है। इसी प्रकार सत्तू का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जौ हो और साथ में थोड़ा चना भी हो, थोड़ा गेहूं भी हो सकता है। गर्मी के मौसम में उसमें थोड़ी इलायची डालने से ठंडक आती है। नारियल पानी का उपयोग लाभकारी है, लेकिन सबको नहीं, क्योंकि कुछ कंडीशंस में नारियल पानी को मना किया जाता है, जैसे खासतौर पे हार्ट की कुछ कंडीशंस में। तो ये सारी चीजों को मोटा मोटा आपको देखना है। जितनी भी चीजें ले, पानी मटके का लीजिए, नींबू का अधिक उपयोग कीजिए। यदि आपके यहाँ रसीले फल संतरे मौसमी आ रहे हैं, अधिक खाइए। तरबूज खरबूजा बहुत अधिक मात्रा में खाइए। पके हुए आम यथासंभव बारिश के बाद खाइए। ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी यदि गर्मी का मौसम आपको परेशान करता है, तो उसके लिए होम्योपैथी आपके लिए बहुत कारगर है। सर्वप्रथम तो हम होम्योपैथी में शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने के लिए चाइना नाम की एक दवा देते हैं। यदि कभी उल्टी या दस्त या अधिक पसीना आने से शरीर में कमजोरी लगे, तो चाइना नाम की एक दवा होम्योपैथी की है, जो लेने से आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होगी। साथ में लू लगने और लू से बचने दोनों के लिए ग्लोनाइन नाम की हमारी एक रामबाण दवा है, जिसको लू लगने पर दिन में 3 बार और लू से बचने पर दिन में 1 बार लिया जाए, तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। लेकिन विश्व की कोई भी दवा गर्मी के मौसम में जो इलेक्ट्रोलाइट का पेय होता है उसकी बराबरी नहीं कर सकती। मतलब सॉल्ट्स वाला, मतलब नमक और शक्कर वाले पेय की बराबरी कोई भी दवा दुनिया की नहीं कर सकती। इसलिए वो हमेशा लेते रहें, प्रतिदिन बना बना के लें। घर से निकलते समय ये पेय अवश्य लेके पी के जाएं। लहसुन और प्याज से बनी हुई चटनी भोजन आपको फायदा करेगा। सल्फर नाम का पदार्थ इनमें होता है, हीलर होता है, सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करता है, त्वचा पे होने वाली घाम घमौरियों से भी बचाता है, जो भी गर्मी से होती है। पेट को गर्मी के दिनों में खाली नहीं रखना चाहिए, पित्त बनती है और पित्त फिर उल्टी के रूप में निकलने लगती है। ऐसी कोई भी परिस्थिति की यदि आपके शरीर में संभावना हो, तो अपने मुंह में चूसने वाली जो गोलियां होती हैं संतरे की, इन सब की, ये आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इलायची दाना आप अपने पर्स में रख सकते हैं। भोजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े समय पर लेता रहना चाहिए और हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। दिन में थोड़ी सी देर के लिए आराम करना चाहिए, बहुत लंबा आराम नहीं करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब आता है यदि किसी को बहुत अधिक दस्त हो रहे हैं या किसी को साथ में बुखार भी चढ़ रहा है, तो गर्मी के मौसम में बुखार जो लू लगने से चढ़ता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लगता है, क्योंकि हम सब ने देखा है भोजन बहुत जल्दी सड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि भोजन को तभी पकाया जाए जब खाना हो। पका हुआ दिन भर का 2-3 बार का भोजन बना के मत रखिए। यथासंभव उसी समय बघारिए जिस समय सब लोग खाने के लिए तैयार हो। 1-2 घंटे तक हम उसको रख सकते हैं। दही छाछ से बनी हुई चीजों को भी बहुत खट्टा करके नहीं खाना है। सुबह बना के और दोपहर तक प्रयोग कीजिए। शाम को कोशिश करना चाहिए दही छाछ से बनी चीजें ना प्रयोग करें। वही चीजें जो दही छाछ में बनती हैं, उन चीजों को शाम को पानी में बना के आप प्रयोग करें। शाम को 6 से 7 के बीच में अपना भोजन कर लें और उसके बाद यदि आपको लेना है तो लिक्विड्स ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में यदि आपको दूध पीने की आदत है, तो गाय का दूध वो भी पतला करके लेना चाहिए, गाढ़ा दूध नहीं लेना चाहिए। दही भी कोशिश कीजिए गाय के दूध से आप जमाएं। यदि आप गाय के दूध से नहीं जमा पाते हैं, जो भी आप दही जमाते हैं उसको पतला बहुत कर लीजिए और उसमें थोड़ा हींग और जीरा और साथ में सेंधा नमक डालिए। हरा धनिया के साथ में पुदीने का इस्तेमाल कीजिए। पुदीने की तासीर बहुत ही क्लासिक होती है, वो मौसम के अनुरूप हमें ऊर्जा देता है। और इस समय बाजार में कुछ चीजें विशेषकर हमें मिलती हैं, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है। इनका उपयोग अधिक से अधिक कीजिए। पूरी बात यह है कि यदि आपको लू से बचना है तो ग्लोनाइन नाम की होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। यदि बहुत अधिक पसीने से, दस्त से, उल्टी से कमजोरी आ रही है, तो आपको चाइना नाम की दवा लेनी चाहिए। यदि आपको इसके साथ में बुखार है और शरीर में टूटन है, तो ऐसे में जेल्सीमियम और यूपटोरियम नाम की दवाएं हैं। परंतु मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप जो भी क्रिया करें उसमें अपने चिकित्सक को जरूर भागीदार बनाएं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति को हमारा चिकित्सक ही हमसे बेहतर समझ सकता है। अब जहां तक आती है बात की इतनी गर्मी हो रही है, किचन में खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है इत्यादि, ये आम बातें हैं। तो आप सुबह कर सकते हैं ये सारे वाले काम।
सुबह सुबह आप इनको बना के रख लीजिए। रोटी आप सुबह बना के रख सकते हैं, लेकिन दही से बनने वाली चीज आप सुबह नहीं बना के रख सकते। तो ये बड़ा फर्क है। और यदि आप मिस्सी रोटी बना रहे हैं, जैसे आप जौ के साथ थोड़ा सा गेहूं मिला के बना रहे हैं, तो मिस्सी रोटी आपकी पूरे दिन ठीक रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। रोटी थोड़ी मोटी बनाइए, सब्जी के टुकड़े थोड़े मोटे काटिए। ये बहुत बारीक बारीक खाने की आदत खराब है, इससे न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म होती है। तो लू जो है वो प्रकृति का सिर्फ एक अंगड़ाई है कि भाई हम थोड़ा सा मौसम बदल रहे हैं। और ये हम भाग्यशाली है कि हमारे देश में सारे मौसम होते हैं, क्योंकि जहाँ सारे मौसम होते हैं वहीं पे सारे अनाज पैदा होते हैं, और वहीं पे भिन्न भिन्न मौसमों की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं। प्रकृति की इतनी विरासत, इतना वेरिएशन, इतने ट्रेजर्स जो हमें मिले हुए हैं, उनको हमको धन्यवाद करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए। देखिए, जो चीज हमारे पास पैदा नहीं होती है वो जम्मू कश्मीर में पैदा हो जाती है, वो केरल में पैदा हो जाती है, वो नॉर्थ ईस्ट में पैदा हो जाती है, वो गुजरात में पैदा हो जाती है। जो उनके पास पैदा नहीं होती वो गेहूं हम पैदा करके दे देते हैं मध्य प्रदेश से। तो ये संतुलन बहुत बड़ा संतुलन होता है। परंतु लोकल, रीजनल और ट्रेडिशनल हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लोकल मतलब आपकी परिस्थितियों में और आपके क्षेत्र में पैदा किए जाने वाला। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक रूप से स्थापित किया हुआ कि ये पदार्थ पारंपरिक रूप से स्वास्थ्यवर्धक है, लाभकारी है। और लोकल, ट्रेडिशनल और रीजनल मतलब आपके क्षेत्र विशेष की पहचान जो बनता है, चाहे वो आहार हो, चाहे वो पहनावा हो, या चाहे वो काम भी क्यों ना हो जो हम करते हैं, हमारे शरीर उसी के हिसाब से निर्मित होते हैं। मेरे ख्याल से इस विषय पे इतना ही मैं कहना चाहूंगी। यदि आप में से कोई इस विषय पे कोई बात पूछना चाहे, कोई चर्चा करना चाहे, तो मैं आपके साथ चर्चा कर सकती हूँ। जी जी ओम। जी, हरिओम। मैडम, आपने दवाइयों के नाम तो बताए, पर इनकी जी, पोटेंसी कितनी होगी ये नहीं बताया। 36 या ठीक है 200? सर। 30 पोटेंसी ही लेनी चाहिए एक्यूट या नई परिस्थिति में। लेकिन यदि किसी को बहुत प्रकृति है, बार बार ये अफेक्शंस होते हैं, वो व्यक्ति इसमें 200 पोटेंसी ले सकता है। ओम जी ओम। जी, बल्कि ये बहुत अच्छा होगा कि यदि आपके आसपास कोई होम्योपैथिक चिकित्सक है, आप उनसे परामर्श ले लें। और आजकल तो टेलीमेडिसिन का समय है। देखिए, बहुत ही सरल हो गई हैं चीजें। फोन ऑन किया, फोन पे आमने सामने हम और डॉक्टर होते हैं। और मैं तो अभी पूरे विश्व के लोग हैं, परिवार के भी लोग हैं दुनिया भर में, उन लोगों को भी टेलीकम्युनिकेशन से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है, चीजें बहुत सुलभ और सरल हो गई हैं। तो अगर आप कीन हैं तो आप ऐसे लोगों को जोड़ के रखिए अपने साथ, जो आपको इस प्रकार के सलाह दे सकते हैं। जी, अभयभान जी ने, अभयभान जी। अभयभान चतुर्वेदी जी ने अपना हाथ रेस किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओम, हमें ये शुगर के लिए चाहे बोलना, तो शुगर के लिए हमें कोई दवा ऐसी बता दें कि सेवन करते देखिए, रहें। ये शुगर जो होता है वो बहुत कारणों से होता है, और व्यक्ति विशेष को समझना और उसकी केस टेकिंग करना होता है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से, यानी जन्म से यदि आप किसी को शुगर हुआ है वो अलग है, और यदि एक वयस्क आयु में शुगर हुआ है वो अलग है। तो कोई जी जनरलाइज मेडिसिन नहीं होती है। ऐसे हैं कुछ मुट्ठी भर दवाएं हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को समझना और उसका रोग उपचार करना, उसके लिए उसमें डिटेल केस टेकिंग प्रोसीजर होता है। फिर उसका लाइफस्टाइल होता है। जो लोग बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, डेस्क वर्क करते हैं, उनको शुगर ज्यादा सताता है। जिनकी मस्कुलर एक्टिविटी पुअर होती है, जिनका एसिमिलेशन पुअर होता है, तो ये जो दवा हम देते हैं होम्योपैथी में, देखिए आपने कभी ना कभी अनुभव भी किया होगा कि एकदम से दवा हम ऐसे नहीं देते हैं। हम पहले उस व्यक्ति को पूरा जानते हैं, उसके बाद फिर दवा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी योग्य चिकित्सक से कंसल्ट कीजिए। निश्चित रूप से शुगर को स्टेबल करने में और आपकी शुगर को कंट्रोल करने में होम्योपैथी का योगदान बहुत ज्यादा रहेगा। मैं स्वयं करती हूँ बहुत सारे शुगर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट। मैं उनकी एलोपैथी दवा भी एकदम बंद नहीं करती, क्योंकि उनका शरीर आश्रित हो चुका है उस रसायन पे। लेकिन हाँ, टेपर करा देती हूँ, कम करा देती हूँ। रेगुलर मॉनिटरिंग हम करते हैं। तो आप ये समझिए कि एक रसायन जो आप महीने में 30 दिन ले रहे थे, यदि उसकी क्वांटिटी 10 दिन भी हमने आधी कर दी, तो हमने आपको बहुत बड़ा लाभ पहुंचा दिया। आपके शरीर में होने वाले नुकसान या जो रिएक्शंस हैं या जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उनको हमने बहुत कम कर दिया।
तो ये सब समझने वाली बात है कि हम ट्रीटमेंट को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने जो जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी आज दी है, आपको साधुवाद। मैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, पतंजलि योगपीठ से आदरणीय पवन कुमार जी सदन में जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आपसे संवाद करने का कष्ट करें। बिल्कुल जी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर जी, उनका बहुत अभिनंदन, और साथ ही प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर कुसुम भारद्वाज का बहुत। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ कि हमारे प्रकृति के साथ रहने की जो छेड़छाड़ हुई है और जो लगातार अभी भी जो चल रही है, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं और ये आगे भी जन्म लेते रहेंगे। इसका कोई अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा ये अनुभव ये देखा है कि एक नंबर 1 जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसका डायग्नोसिस जो है वो ये है कि एक तो हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो नंबर 2 जो है वो है कि हमारी जो कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कंजम्पशन ऐसी चीज़ों का बढ़ गया है जो कि अप्राकृतिक है, नेचुरल नहीं है, केमिकल युक्त है, और बिना मौसम की भी जो चीज़ें हम खा रहे हैं, चाहे वो प्रकृति से ही आ रही है, उस सीज़न की नहीं है, उस देश की नहीं है, उसके उसके जो हमारे हिस्सा नहीं है हमारे कल्चर का, इम्पोर्ट के नाम पर और इन सब चीज़ों के नाम पर भी ये समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। मतलब ये जो हम कंजम्पशन का हमारा जो पैटर्न है, उसकी वजह से शायद ये समस्याएं जो हैं ये पुनः जन्म लेते रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है, ऐसा मेरा अनुभव है। इस विषय पर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका इस बारे में क्या अनुभव है? एक तो नंबर 1 एक बात ये हो गई है। दूसरा, ये प्रकृति के साथ जो हमने अब छेड़छाड़ कर दी है, और जैसा आपने बताया कि भोपाल शहर बहुत सुंदर था और हमारे देखते-देखते ही हो गया है। इस तरह से मैंने भी शहरों की दुर्दशा को देखा है, और गाँव भी हमारी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह पर जो गाँव हैं, जो अब शहर के किनारे थे, वो अब गाँव नहीं रहे, वो शहर ही बन गए। और जो गाँव में भी अब जो बहुत सारा कुछ हो रहा है, उसका भी एक दुष्परिणाम आने वाले समय पर दिखने वाला है। इन सब चीज़ों का अंत कहाँ पर होने वाला है, और इसका निर्णय कौन करने वाला है? इसका क्या यहाँ पर इसकी दुर्दशा होगी? क्योंकि अभी मैं कल बातचीत कर रहा था, कल मैं एक वेबिनार में था, और मैं पानी की दशा के ऊपर बातचीत हो रही थी हमारी दक्षिण भारत में विशेष रूप से। तो स्थितियाँ बड़ी खराब वहाँ पर हो रही हैं, और पानी का डेफ़िसिट जो है, वो एक क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट पर पहुँच गया है। जैसे भोपाल एक झीलों का शहर है और बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण है, लेकिन अन्य जगह पर भी जहाँ पर जो पानी की व्यवस्थाएँ थी, वो सब ध्वस्त होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हमारे लिए, अब मानव के लिए क्या बचा? ये सब चीज़ें ही, अगर बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, अगर उसी को ही हमने समाप्त कर दिया और उसी का भी हमने अतिक्रमण कर दिया, और एक अनसस्टेनेबल तरीके से अतिक्रमण हुआ है, तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे और इसका अंत क्या होगा? इस पर आपका क्या चिंतन है? अपने हमारे जो साथी हैं उनको, हमारे जो जुड़े हुए सदस्य हैं, इसके बारे में हम कई बार चिंतन कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी इस पर हमें, मुझे लगता है कि बार-बार चिंतन करके कुछ एक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ शीघ्र कुछ काम करने की ज़रूरत है, और एक बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ कर दिया, ठीक है, थोड़ा-सा इसमें एक पृथ्वी में एक बालू के कण के बारे में जो आप कह रहे थे कि हमारा स्थिति है, उसी तरह से योगदान हमारा रहेगा। लेकिन इसको जनमानस तक कैसे पहुँचाया जाए, और इसको आने वाली पीढ़ी का इसमें क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह से विमुख हो रही है, और वो भी ये जो चमक-धमक की ज़िंदगी है, इसके पीछे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही है बनस्पत की इसमें। तो इस चीज़ के ऊपर आपका क्या चिंतन है, और इसका समाधान क्या हो सकता है? इस पर आपके विचार? जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।
सर मेरा इसमें इन दोनों विषयों पे लगभग एक समान सा ही ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमें अपने कल्चर का फैसिनेशन क्रिएट करना होगा, जो हो रहा है। मुझे देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, तो विदेशों में और पूरी दुनिया में फैसिनेशन तो क्रिएट हो रहा है। अब आप इस बात का अनुमान ऐसे ही लगाइए कि आम सब्जी और ऑर्गेनिक सब्जी, आम गुड़ ऑर्गेनिक गुड़, तो ये फैसिनेशन तो क्रिएट हो रहा है। लेकिन फैसिनेशन से इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा, मतलब हम सब उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जैसे हम लोग अपने संगठनों में करते हैं, हम आरोग्य भारती में हम जागृत करते हैं, हम बच्चों को बाल आरोग्य मित्र बनाते हैं, हम विद्यालय प्रबोधन करते हैं, तो जब तक हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे जिसकी लाइफ प्रभावित हो रही है, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कोई मेजर चेंज कर पाएंगे। देखिए क्या है, 1 रुपए में 10 गोली का पत्ता मिलेगा जो सरदर्द मिटाएगी, और दूसरा सॉल्यूशन बड़ा लेबोरियस भी होगा और टाइम टेकिंग भी होगा, तो वो 1 रुपए का पत्ता ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो हमें पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे फ्रेमवर्क पे काम करना होगा। और मैं कई देशों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया को अप्रिशिएट करती हूँ। उनके यहाँ वो नहीं देते हैं दवाएं, उनका लॉ है दैट इट शुड कम एज अ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब पत्ता 1 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का हो, वो मिलेगा ही नहीं जब तक उसके सिवाय कोई अन्य सॉल्यूशन ना हो। लेकिन हमारा चैलेंज हमारी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे पास। हम जल की बात करें या कुछ भी बात करें, और हमारी सोसाइटी में बहुत वेरिएशन है, एक्सट्रीम्स बहुत सीवियर है। तो हमें एक सोशल सिस्टम का अराउजल करना पड़ेगा। अभी मैं देखती हूँ कि लोगों ने अपने घर का जो हरा कचरा है, उसको, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने ही घर में उससे खाद बनाना शुरू कर दिया है, और ऐसे भी लोग हैं जो सरकार के स्वच्छता अभियान में इतना इंसिस्ट करने के बावजूद भी गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करते। तो बड़ी वैरायटी हमारे पास है। तो एक तो चीज क्या है कि हमें अपना नॉलेज कोशेंट स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मतलब जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा का हो रहा है सब जगह, मैं विश्वविद्यालयों से भी जुड़ी हूँ, लेकिन उसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। जैसे आप पतंजलि प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, या मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ी हूँ, हमें कंपलसरी करना पड़ेंगी चीजें। हमारे देश में होने वाला शोध 50% भारतीय ज्ञान परंपरा पे ही होना चाहिए। हमारे देश से होने वाली 50% फंडिंग भारतीय ज्ञान परंपरा पे ही होगी। खुद प्रोडक्ट आएगा, खुद मार्केट रेज होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है कि एक दवा को जिसके दुष्प्रभाव है उसको मार्केट से हटाने में हमारा उतना बजट लग जाता है जितना हमारा पूरा विभाग का बजट नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी बुरी तरह से गुलामी की एक परिस्थिति में आ चुके हैं। पर परिवर्तन है, और जैसे जैसे ये युवाओं में रोग और सफरिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे माता पिता के ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, गुरुओं के ट्रांसमिशन, समाज का दायित्व बढ़ेगा, ये चीज जो है सुधार आएगी। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानती हूँ कि हम जैसे लोग जो सक्षम हैं, हम इसकी कोशिश करें कि भाई हम अपने स्तर से प्रति माह 5 लोगों को जागृत करेंगे कुछ बिंदुओं को लेके। उसका हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लें, एसओपी बना लें कि भाई ये 5 बिंदु हैं, इसके ऊपर मैं 5 लोगों को जागृत करूंगी, उनसे वाद संवाद करूंगी अनौपचारिक, और उस वाद संवाद में उनके इनपुट्स और अपने उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगी, और एक प्रॉपर एविडेंस रखूंगी कि मैंने 5 लोगों को अवेयर किया हर महीने। और इस तरह से हम एक कड़ी जोड़ते जाएं। मुझे ऐसा लगता है, मैं महिलाओं के बीच में काम करती हूँ, मैं मरीजों के बीच में काम कर रही हूँ, छात्र छात्राओं के बीच में काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि खुद एग्जाम्पल ही बनना पड़ता है। जब तक हम खुद एग्जाम्पल, अब जैसे कपड़े को लेके बहुत छोटी सी बात है, किस प्रकार का सिंथेटिक फैब्रिक बाजार में आ रहा है और बच्चे पहन रहे हैं, परंतु उस सिंथेटिक फैब्रिक से हमारे शरीर को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। हम प्राणायाम तो कर ले रहे हैं, लेकिन इस त्वचा को, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसको वो सिंथेटिक कपड़ा पहनने से कितनी तकलीफ हो रही है दिन रात। कभी कभार पहनना ठीक है। तो ये मैसेज ही यदि हम फ्लोट कर देते हैं, हमारे देश में तो हर चीज को लेके इतनी डिटेलिंग और स्पेसिफिकेशन है, हम धीरे धीरे इसको बच्चों के अंदर अगर डालते हैं और हम इंटरमिंगलिंग, इंटरडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं, वो भी नेगेटिव, कि भाई ये विधा हमारी नहीं है, ये विधा दूसरे की। अभी एक विधा को बजट मिल रहा है तो दूसरी विधा का बजट काटो, दूसरी विधा का साइंटिस्ट कोई जेन्युइन काम कर रहा है तो उसके अपने ट्रांसलेशन। सो दिस शुड स्टॉप। जो काम कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, जो फील्ड पर है, उसको क्रेडिट मिले। लोग, जैसे हर चीज का क्रेडिट है देश में, LIC एजेंट बनाने पर कमीशन मिलता है, राष्ट्र निर्माण करने पर कमीशन मिल सकता है क्या?
राष्ट्र निर्माण को हम एक एज अ नेशनल प्रोग्राम आगे लेके जा सकते हैं क्या? मैंने 1000 लोगों को जोड़ा तो मैं किस लेवल की निर्माता हो जाऊंगी? तो अभी हमारे देश में परिवर्तन है, हमारे देश में पद्मश्री उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने ऐसे काम किए, पहले कभी नहीं हुआ। समय में परिवर्तन है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है युवा और बच्चे जो होते हैं वो सीखने के लिए तैयार होते हैं। हमारे पास ऑथेंटिक बेस है क्या, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है क्या, और हम स्वयं उसका उदाहरण है क्या, और जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें क्या हम एक इंडिविजुअल एक इमेज की तरह बन पा रहे हैं क्या, ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं, ऐसा मेरा मानना है सर। जी जी, बहुत बहुत सुंदर आपके विचार भी, और आपके जो एसओपी का आइडिया है और हर एक महीने का एक टारगेट बनाने का, जो लक्ष्य बनाने का एक कार्य है। मुझे लगता है कि इस सदन पर हमारे जो सदस्य हैं इसको हमें चर्चा करनी चाहिए। हर एक महीने का हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। किस बिंदु पर इस महीने हम बातचीत करेंगे, इस महीने हम कितने लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। अगर इसका एसओपी की मेथोडोलॉजी के ऊपर आप कुछ कर लें, क्योंकि आपने किया भी है इस तरह से, और उसको, उस फ्रेमवर्क को हम बना करके अगर इस सदन में चर्चा करते हैं और अपेक्षा करें कि योगाहर के सदस्य, इस योगाहर मंच के जितने भी सदस्य हैं, उस विषय को लेते हुए, और हम विषय को प्लान कर सकते हैं कि कौन से महीने में कौन सा विषय लिया जा सकता है, या कौन से ऋतुओं में क्या क्या विषय लिए जा सकते हैं, और उसकी जो प्रासंगिकता है उसके आधार पर क्या किया जा सकता है। तो ये जी सदन के लिए, चर्चा के लिए और एक्शन करने के लिए, और उसका मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और उसका फीडबैक फ्रेमवर्क क्या होगा। मेरा अनुरोध ये रहेगा आपसे कि इस पर हम विचार करें, इस पर हम कार्य करें, और जो भी बिल्कुल। हमें लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो भी हम एसओपी के जो 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 बिंदु हैं उसको करते हुए उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, और उसका उसको करने के लिए हम प्रमाणिकता कैसे दें, और कैसे मापें कि उसका प्रभाव क्या पड़ा है। क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कह जी देंगे हाँ जी, बिल्कुल। मैंने अवेयरनेस कर ली है, बहुत सुंदर हो गया है, लेकिन उसका प्रमाणिकता कि उसका एक्चुअली प्रभाव वो 5 लोगों में हो सकता है कि 5 में से 2 लोगों ने उसको पूर्ण रूप से अडॉप्ट किया हो, एक ने नहीं किया हो, और 2 ने आंशिक रूप से किया हो या गलत रूप से भी किया हो। तो इन सब चीजों का फ्रेमवर्क पर हम आज तो टाइम भी हो गया है, लेकिन अगर इस पर हम बातचीत कर लेंगे आगे, मुझे जी लगता है कि शायद हम अपनी दिशा को एक सही दिशा को हमें एक डायरेक्शन देते हुए, इस योगाहार कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं, उसी चीज पर हम उस महीने पर बातचीत करें, उस महीने के जो अनुभव है उसको शेयर करें, और उसकी एक सीक्वेंस हो सकती है कि महीने के शुरुआत में हम क्या करेंगे, महीने के बीच में क्या करेंगे, महीने के अंत में जी क्या करेंगे, और उसका फिर रखने का तरीका, वो इसमें भी आपका मार्गदर्शन अगर मिल जाएगा तो जी सबके लिए लाभकारी रहेगा। जी, धन्यवाद। नमस्कार। जी। एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, उमा शंकर जी का है हाथ, बताएं। उमा शंकर जी। आवाज पहुंच रही है उमाशंकर जी? नहीं पहुंच रही है तो और जी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन हरि को जी नमन। ओम। मैडम, अभी जो हम सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, इनमें केमिकल का उपयोग ज्यादा हो रहा। हम इस केमिकल के उपयोग से कैसे बचें, और क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई दवाई है जो इनके प्रभाव को नष्ट कर सके? जी ओम। देखिए, केमिकल आप और हम सभी खा रहे हैं, हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन भोजन बनाने का तरीका सही हो, भोजन को ग्रहण करने का तरीका सही हो, मन और भाव अच्छा हो, और शरीर का शुद्धिकरण प्रतिदिन हो, और उसके ऊपर हम सब सर्वाधिक ध्यान दें। यदि शरीर का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, शरीर में किसी भी प्रकार से व्यर्थ पदार्थ जमा हो रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है। साथ ही अपने साथ में जो आहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, मतलब किस चीज के साथ क्या लें, किस चीज के साथ क्या ना लें, कितनी मात्रा में लें, उसके ऊपर एम्फेसिस, उसका महत्व बहुत अधिक है। तो इन चीजों पर ध्यान दें। अभी हम बहुत ज्यादा रासायनिक पूरा तो खत्म नहीं कर पाएंगे, खेती बाड़ी में भी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है वो है शोधन, शरीर की क्लेंजिंग। तो बर्तन में प्रभाव तो पड़ता है यदि आप उसमें गलत चीज बनाओगे, लेकिन बहुत कम पड़ेगा।
तो आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें। यदि इस प्रकार के शोधन क्रिया में या भोजन को ग्रहण करके पचाने में कोई समस्या होती है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं, आप किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। जी उमाशंकर जी। जी उमाशंकर जी। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोल रहे थे कि ये जो बात रोग आजकल के बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, इसमें खान पान और जो स्टेरॉइड चलता है उसको कैसे छूटेगा, इसके लिए कुछ अगर होम्योपैथिक में दवा है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताने का कृपा प्रदान करें। जी ओम। उमाशंकर जी, वात रोग बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत प्रकार से होता है, अलग अलग जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, अलग अलग आयु में होता है, उसके कारण बहुत सारे जी ज्वाइंट पेन और कंधा शोल्डर वगैरह, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस, दोनों अर्थराइटिस के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस दोनों ही अलग रोग हैं, अलग श्रेणी है बिल्कुल। दोनों के कारक अलग है, दोनों के प्रेजेंटेशंस अलग हैं, लेकिन इसमें भोजन, इसमें परहेज बहुत जरूरी होता है। वादी वाला सारा भोजन, वायु पैदा करने वाला सारा भोजन हमें बंद कर देना चाहिए। बैगन, भिंडी, अरबी और खट्टा दही और उड़द इत्यादि चीजें हमें बंद कर देनी चाहिए। सरल सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। लेकिन आपको दवा ना बता के, मैं, आप कौन से शहर में रहते हैं आप उमाशंकर जी? बिहार से हैं बहन जी, बिहार से हैं। तो बिहार में तो बहुत अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक यदि मिल जाएंगे आपको, आराम से मिल जाएंगे। बिहार में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं। आप किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें, लेकिन आप उसके साथ अपना डाइट मतलब भोजन का कंट्रोल जरूर कीजिए और साथ में क्रियाओं के ऊपर भी नियंत्रण कीजिए, क्योंकि वात रोग जॉइंट्स की तकलीफें होने के बाद, संधिवात जॉइंट्स की तकलीफें होने के बाद में आपको सारी मूवमेंट्स नहीं करनी होती है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स करनी होती है। आहार के साथ जीवनचर्या और उसके साथ साथ हीलिंग बहुत जरूरी होती है। तो एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है, बाहरी करते हैं और अंदरूनी करते हैं। तो ये संयमित करना पड़ेगा। आप किसी अच्छे चिकित्सक को ढूंढिए और कुसुम मैडम आपको बता पाएंगी, बहुत सारे चिकित्सक बिहार में होते हैं, छोटी छोटी जगह पर। बिहार ने भारत को बहुत बड़े बड़े होम्योपैथिक चिकित्सक दिए हैं, बंगाल और बिहार में। तो आपको बहुत अच्छे लोग वहां मिल जाएंगे और निश्चित रूप से इनका बहुत अच्छा उपचार होम्योपैथी में है। मैं भी प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट्स देखती हूँ। जी मैडम, कुसुम मैडम। अब जी 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 जूही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज का जो आमंत्रण स्वीकार किया इतना व्यस्त होने के बाद, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ। और बड़ा अच्छे विषय पे जो चर्चा हुई है, आपका दृष्टिकोण और जिस प्रकार के अनुभव है तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा है, मुझे पता है। तो उस सबका कुछ लाभ आगे भी, भविष्य में भी इस हमारे योगाहार ग्रुप को मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और इसके बाद में मैं रंजना दीदी को बोलती हूँ आभार प्रदर्शित करने के लिए। धन्यवाद जी। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, और मुझे लगता है कि आप ही आज, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने आदरणीय डॉक्टर जूही गुप्ता जी को आमंत्रित किया और उनके द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर आज जो हम सबको मार्गदर्शन मिला है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज की हमारी मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट आदरणीय जूही गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूंगा, और आज के हमारे जो योगाचार, सर एक सेकंड चाहिए बस। मेरा एक विचार था, और विचार ये था कि जैसे हमने प्रथम वर्ष में हर दिन एक नए योग शिक्षक को बुलाया था और साल भर ये प्रक्रिया चलाई थी, और ये चीजें जो है यदि हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए या वो जो गिनीज ऑफ बुक में, क्या ऐसी चीजें हो सकती? मैं आदरणीय पवन सर से पूछना चाहता हूँ। जी ओम। बात नहीं सुन पाया मेरा जी, जो आप कह रहे थे। मैं सर, मेरा निवेदन ये है कि हमने प्रथम वर्ष में प्रतिदिन एक नए योग शिक्षक मुख्य अतिथि को बुलाए थे, और यदि ये गिनीज बुक में या वर्ल्ड रिकॉर्ड में आती ये बात, तो निश्चित रूप से हमारे योगाहार के लिए बहुत बड़ी बात होती। हम चाहेंगे कि इस वर्ष यदि कोई प्रक्रिया है वो चालू हो सकती है, तो निश्चित रूप से फिर से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक दिन नया योग शिक्षक आए और नए मुख्य अतिथि आए। जी ओम। जी, मैं मालूम करता हूँ इसकी प्रक्रिया क्या होगी और फिर बात करते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है, मालूम करता हूँ अभी।
आदरणीय जी, आदरणीय मेहरा जी, आदरणीय पवन कुमार जी इसके बारे में जानकारी करेंगे, फिर चर्चा करते हैं। और हमारी आज की योगाचार्य बहन रीता शर्मा जी तिनसुकिया आसाम से, जहां से आज हमारी बहन जूली जी जुड़ी हैं, उनकी टीम जुड़ी है, उन सब का बहुत बहुत स्वागत और वंदन और अभिनंदन। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, और जो आज नए सदस्य इस कार्यक्रम में पधारे उनका स्वागत, वंदन, आभार। और आज की हमारी योगाचार्य बहन शर्मा जी और आज की चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता आदरणीय जूही गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम का यहीं विराम देते हैं। सुबह 5:30 बजे हम पुनः हम सब उपस्थित होंगे अपने साथियों के साथ, नए युग शिक्षक और मुख्य वक्ता के साथ। जब तक के लिए सबको प्रणाम, सबको साधुवाद। ओम। जी, सबको धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम। कल सुबह मिलते हैं योगाहार परिवार में सुबह 5:30 बजे। तब तक जी देखते ओम, रहिए। सभी को राम राम। राम राम। राम राम। राम राम करके चले जाओ सब जने। जी राम राम, सब राम धन्यवाद। राम करके जाओ। राम राम। राम राम। राम राम सर, सभी लोगों जय को श्री राम राम। राम। सभी लोगों को राम राम। जय श्री राम। नहीं कहेंगे। जय राम जी की। जय श्री राम। सुनील लाल सर को राम राम।